अध्याय 1। मेइशू अपने दुर्स्वप्न से उठा। जब उसने अपनी आंखें खोली और दर्पण पक्की छत को देखा तो उसकी आंखों के कोनों से फिर से आंसू बह गए। दर्पण में चेहरा, जिसे इतनी बुरी तरह से जला दिया गया था कि इसकी विशेषताओं को लगभग एक साथ मिला दिया गया था, ये भी आंसू का एक निशान दिखाया गया था। टीएसके, आप अपने आप को फिर से दर्पण में देख रहे हैं। मेई म्यू ने वार्ड का दरवाजा खोल दिया। सबसे पहले उसके चेहरे पर घृणा का एक नजर दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से एक खुशहाल मुस्कान का खुलासा किया। आप लिन सिटी में नंबर 1 सौंदर्य हुआ करते थे। क्या आप उस छत को देखने के लिए नहीं छुआ जो मैंने विशेष रूप से हर दिन आपके लिए बनाई थी? मेइशू की आंखें तीव्र घृणा से भरी हुई थीं। 10 वर्षों में वह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी घृणा दिन प्रतिदिन मजबूत और मजबूत हो गई थी। हालांकि वह दूसरी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह आग में एक कैबिनेट द्वारा रीढ़ में मारा गया था, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गया था। वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसके बाद मेई म्यू ने उस आग को सेट कर दिया और मेइशू को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, ताकि मेइशू केवल मौत के दरवाजे पर रह सके और मेइशू को मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़े। मेइशू को इस तरह से देखकर मेई म्यू ने जानबूझकर कुछ कदम आगे बढ़ाए और मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। वैसे कल ली ज़ेन के साथ मेरी शादी है। चिंता मत करो, मैं आपको अपने प्रेमी का आनंद लेने में मदद करूंगा और अपनी माँ ने आपको छोड़ दिया। BTCH, मैं आपको भूत बनने पर भी नहीं छोड़ता। मेइशू ने उठने की पूरी कोशिश की। उसकी पीठ बिस्तर से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर थी, इससे पहले कि वह बिस्तर पर वापस ढह गई। वह केवल एक कर्कश गर्जना कर सकती थी। 10 साल पहले आग के कारण मेइशू के पूरे शरीर को गंभीर रूप से जला दिया गया था। उसका सबसे बड़ा भाई भी अपंग हो गया था। मेई म्यू ने भी सच्चाई को विकृत कर दिया और कहा कि यह मेइशू था जिसने आग लगाई, जिससे उसके 4 छोटे भाई उससे भी ज्यादा नफरत करते थे। ये सब उसके बिस्तर के पास महिला के कारण था। मेई म्यू ने गैर गदगद कर दिया और तिरस्कार का एक नजर दिखाया। मैंने आपके चेहरे को पहले ही नष्ट कर दिया है। आप अपने शरीर को नियंत्रित भी नहीं कर सकते। क्या आप अपने लिए काम करने के लिए पुरुषों को बहकाना चाहते हैं? बाहर मत जाओ और लोगों को डराओ। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू ने मेइशू की खोपड़ी को देखा, जिसे जलाया नहीं गया था क्योंकि उसने हेलमेट पहना था। पिछले 10 वर्षों में उसके लंबे बाल फिर से काले और चमकदार हो गए थे। जब उसने सोचा कि कैसे ली ज़ेन ने उसे विशेष रूप से अपने बालों को काले रंग में रंगने के लिए कहा था और कल रात शादी से पहले उसे सीधा किया, तो उसे गुस्सा आ रहा था। मेई म्यू को पता था कि मेइशू वह था जो ली ज़ेन वास्तव में प्यार करता था, इसलिए उसने हमेशा मेइशू की नकल की, जानबूझकर या अनजाने में। वह मेइशू की छाया के नीचे रहती रही। इस तथ्य ने उसे उग्र बना दिया। उसकी आंख के कोने से उसने बिस्तर पर कैंची देखी और मदद नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया। मेई म्यू ने मेइशू के बालों को काटते हुए दहाड़ दिए। मैं आपके सभी बालों को भी बाहर निकालने जा रहा हूं ना, ये देखिए कि आप अन्य लोगों की पतियों को कैसे बहका सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेइशू संघर्ष करने के लिए शक्तिहीन था। उसने पागल मेई म्यू को देखा और जमकर शाप दिया, पागल महिला, आप और आपकी मां को प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। आपकी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त की गई हर चीज अंततः खो जाएगी। हाँ, खो गया। आप अभी भी इसे मुझसे वापस छीनना चाहते हैं। मेई म्यू ने अहंकारी रूप से हंसी। मेइशू ने मेई म्यू को चौड़ी आंखों से देखा जब तक कि उसकी सांस रोक नहीं ली। उसके स्वच्छ विद्यार्थियों ने स्पष्ट रूप से उसके दुश्मन की उपस्थिति को प्रतिबिंबित किया। डिंग, मैं एक पुनर्जन्म प्रणाली हूँ। थोड़ा 8। क्या आपको पुनर्जन्म सेवा को सक्रिय करने की आवश्यकता है? मेइशू ने पिच काले स्थान को देखा और पूछा, पुनर्जन्म प्रणाली? सिस्टम की आवाज ने प्रलोभन का संकेत दिया। हाँ, क्या आप अतीत में वापस जाना चाहते हैं और अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? मेइशू ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ। बहुत अच्छा। एक बार जब आप मेरे लिए बाध्य हो जाते हैं तो आपको अंतिम मिशन को पूरा करना होगा, अन्यथा आप और आपके भाइयों का भाग्य इस जीवन की तुलना में 10 गुना बदतर होगा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप पुनर्जन्म को बांधना और सक्रिय करना चाहते हैं? मेइशू ने विभिन्न योजनाओं के बारे में सोचा कि उनकी सौतेली मां वांग यू और मेई म्यू ने मेई परिवार में प्रवेश करने के बाद से साजिश रची थी। सबसे पहले उन्होंने अपने भाइयों को कोर से नफरत करने के लिए फंसाया और उकसाया। फिर उन्होंने उसकी मां की विरासत को उससे छीन लिया। अंत में उन्होंने उसे और उसके 4 भाइयों को घायल कर दिया, उन्हें अपंग कर दिया और उन्हें बीमार कर दिया, जिससे वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेइशू पिछले 10 वर्षों से इसके बारे में सोचने के लिए हर बार कमजोर और बेकार होने के लिए खुद को और भी अधिक नफरत करता था। वह इस जीवन में अपने भाग्य को बदलना चाहती थी। वह अपने हाथों में सब कुछ मजबूती से नियंत्रित करना चाहती थी। कोई भी छू नहीं सकता था जो उसके थे। मेइशू ने अपने दांतों को कसकर पीस दिया। उसकी खूनशॉट की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। बाइंड, जब तक मैं उन पर बदला ले सकता हूं, मैं किसी भी मिशन को पूरा करूंगा। सिस्टम ने सीटी बजाने का आग्रह किया। यह उन मेजबानों से प्यार करता था जिन्होंने इस तरह के मिशन को सक्रिय रूप से पूरा किया।
जब तक यह इस मिशन को पूरा कर लिया और आवश्यक कार्य कोटा तक पहुंच गया, ये सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता है। डिंग, अवश्यंभावी। मेशू ने फिर से अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह एक ड्राइविंग कार में थी। शांति से अपने परिवेश का सर्वेक्षण करने के बाद उसने जिंगहुआ नंबर 1 मिडिल स्कूल के फीके स्कूल की वर्दी से अपने पुनर्जन्म के समय को कम कर दिया। ये वांग यू उसे लेने के लिए भाग रहा था और 18 साल की उम्र से पहले उसे मेई परिवार में वापस ले जाने के लिए कार पहले से ही शहर में चला चुकी थी। बटलर झाओ यान ने रियरव्यू मिरर से देखा कि मेशू जाग गया था और खिड़की से बाहर देख रहा था। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैडम के अंतिम शब्दों के बारे में सोचता है। उसने अपने दिल में थोड़ा सा आह्वान किया और एक तरह की मुस्कान का खुलासा किया। शहर हाल के वर्षों में विशेष रूप से तेजी से विकसित हुआ है, इसलिए आपके लिए अपरिचित महसूस करना सामान्य है। मिस, आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने के बाद इसकी आदत हो जाएगी। मेशू ने झाओ यान को देखा और मुस्कुराया। अपने पिछले जीवन में उसके छोटे भाइयों ने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने वांग यू और उसकी बेटी के फ्रेमिंग की बात सुनी थी। घर के नौकरों ने भी उसे नीचे देखा था। झाओ यान परिवार का एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। बाद में वह उसे बचाने के लिए आग में मर गया। मैं तो नहीं जानते कि क्या इस जीवन में कोई बदलाव होगा। घर जाने से पहले वह इसके बारे में पूछताछ करना चाहती थी। अंकल झाओ, अब मेरे छोटे भाई कैसे हैं? झाओ यान एक पल के लिए रोका, ये सोचकर कि मेशू केवल एक आधा बड़ा बच्चा था और केवल कई वर्षों तक वांग यू द्वारा देहात के पास भेजे जाने के बाद ही वापस आ गया था। वह डरता था कि जब वह ये कहे तो भी बेकार होगा। ये केवल मेशू की चिंताओं को जोड़ देगा, इसलिए उन्होंने स्थिति को संक्षेप में समझाने का फैसला किया। लिटिल यंग मास्टर अब प्राथमिक स्कूल की 3री कक्षा में है। अन्य 3 युवा मास्टर सभी बोर्डिंग स्कूल में हैं। यह उस स्थिति के समान था जब वह अपने पिछले जीवन में वापस आई थी। मेशू थोड़ा शांत हो गया। अध्याय 2। मास्टर, कृपया अपना पहला मिशन पूरा करें और अपना कमरा वापस लें। यह मिशन वास्तव में मेशू चाहता था। अपने पिछले जीवन में मेशू 5 साल तक ग्रामीण इलाकों में रहे थे और कई वर्षों से भोजन और कपड़ों से वंचित थे। वह एक साधारण परिवार के एक बच्चे की तुलना में बेहतर नहीं थी, इसलिए उसने लंबे समय से एक हीनता और कायरतापूर्ण व्यक्तित्व विकसित किया था। उसके लौटने के बाद अंकल झाओ के अलावा सभी नौकर, जब उसकी मां को जीवित कर दिया गया था, उसके छोटे भाइयों को भी वांग यू द्वारा उससे नफरत करने के लिए उकसाया गया था। अलग थलग और असहाय, उसने मेंग यू के उकसावे और सभी प्रकार की अनुचितता का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसने वांग यू और उसकी मां को और भी अधिक बेईमान रूप से सौदा किया। झाओ यान ने कार को विला के प्रवेश द्वार पर ले जाया। कार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मेशू के लिए कार का दरवाजा खोला। जब उसने दंग रहती मेशू को देखा तो उसने उसे धीरे से याद दिलाया, मिस्सी, हम घर हैं। मेशू अपने होश में वापस आकर कार से बाहर निकले। जब उसने विला को उसके सामने देखा तो वह बेहोश हो गई। वांग यू, मेंग, मैं वापस आ गया हूँ। मैं आपको अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए 100 बार भुगतान करूंगा। मेशू दरवाजे से टहलते रहे। मेशू को अपने सिर के साथ चलने के साथ देखा। झाओ यान भ्रम में डूब गया। उसने महसूस किया कि उसके सामने मेशू अब एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति था जिसे उसने दोपहर में ग्रामीण इलाकों में देखा था। उत्तरार्ध पर कुबड़ और आंखों के संपर्क से परहेज किया। दूसरी ओर पूर्व ने एक शांत आत्मविश्वास को छोड़ दिया, जैसे कि वह पूरे जीवन में शहर में रहने वाले एक लाड़ प्यार कर रही थी। मेशू बस दरवाजे पर चली गई थी जब उसने लिविंग रूम में परिचित आवाजें सुनी। उसकी मांसपेशियों ने तुरंत एक लड़ाकू स्थिति में प्रवेश किया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मेजबान, शांत हो जाओ, हमने अभी तक एक पैर जमा नहीं किया है। इसके अलावा जब हम अंधेरे में होते हैं तो वे खुले में होते हैं। ये हमारा फायदा है। बेशक मेशू को पता था कि खेल अभी शुरू हो गया था। यह एक तनाव प्रतिक्रिया थी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि यह अभी तक गिरने का समय नहीं है। मेशू ने एक गहरी सांस ली और लिविंग रूम में चलने से पहले आराम किया। मेंग ने देखा कि मैं कितना कष्टप्रद। अगर पड़ोसियों को पता चलता है कि एक गांव की लड़की हमारे घर आई है तो वे निश्चित रूप से हम पर हंसेंगे। उद्धरण चिन्ह। वांग यू ने धीरे से मेंग की बांह को थपथपाया और क्रोधित होने का नाटक किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह आपकी बहन है। ऐसा कहने के बाद उसने मेशू को देखा और मुस्कुराई। मेशू, मेंग अभी भी एक बच्चा है। उसके शब्दों को गंभीरता से न लें। मैंने पहले ही उसे एक सबक सिखाया है। मेशू ने उसके दिल में कहा। वांग यू एक अधिनियम में डालने में अच्छा था। अपने पिछले जीवन में उसे शुरुआत में भी इस तरह से धोखा दिया गया था। उसके पिता मेई जियान का वांग यू के साथ उसकी मां के गर्भवती होने से पहले एक संबंध था, इसलिए मेंग उससे केवल 2 महीने छोटा था। मेशू ने मुस्कुराया और जवाब दिया, ये सही है। वह मुझसे कुछ ही महीने छोटी है, वास्तव में बहुत छोटी है। 2 महीने का अंतर एक वयस्क और एक बच्चे के बीच अंतर करने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। वांग यू की अभिव्यक्ति जम गई।
इसके बाद ही उसने देखा कि मेइशू पुराने वान की तरह डरपोक नहीं था जिसे उसने मेइशू की देखभाल के लिए भेजा था। वह थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान हासिल कर ली। वांग यू ने विषय को छोड़ दिया। आपको यात्रा से थक जाना चाहिए। मैंने पहली मंजिल पर आपके लिए एक कमरा की व्यवस्था की है। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में बहुत सारे अध्ययन कार्य हैं। मुझे लगता है कि आपको नीचे जाने के लिए कुछ समय बचाना अच्छा है। पहली मंजिल सभी नौकरों के कमरे थे। मेइशू का मूल कमरा अपने भाइयों के कमरे के साथ तीसरी मंजिल पर था। अब इस पर मेइशू का कब्जा था। मेइशू थोड़ा डूब गया और पता नहीं चला। उसने कहा, अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने मूल कमरे में रहती हूँ। यह मेरे लिए इस तरह से अधिक आरामदायक है। मेइम्यू तुरंत खड़ा हो गया और चिल्लाया, यह मेरा कमरा है। बेशर्म मत बनो और उस पर कब्जा करने की कोशिश करो। जब वांग यू ने अपनी बेटी के अधीर रूप को देखा तो उसने मेइम्यू की बांह खींच ली और गुप्त रूप से उसे एक नजर दिया। जब उसने देखा कि मेइम्यू ने बात करना बंद कर दिया है तो उसने धीरे से कहा, मेइशू, आपके पिता अभी भी देश में नंबर 1 विश्वविद्यालय में जाने के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। उसे निराश न करें। मैंने आपके शैक्षणिक परिणामों को देखा है, वे सभी नीचे से हैं। आपको हर मिनट और दूसरा अध्ययन करना होगा। ये स्वाभाविक रूप से वांग यू के बहाने थे। उसके कारण विशेष रूप से गर्म और विचारशील थे। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक केवल 3 महीने बचे थे। सामान्य परिस्थितियों में खराब शैक्षिकी संसाधनों वाले शहरों में मेइशू पहले से ही नीचे से था। वह इतने कम समय में एक प्रमुख विश्वविद्यालय में कैसे आ सकती है? वह एक विशेष स्कूल में भी सक्षम नहीं हो सकती है। हर कोई इस वास्तविकता को जानता था, लेकिन वांग यू का हर शब्द मेइशू के अपने अच्छे के लिए लग रहा था। कोई भी उसके साथ गलती नहीं पा सकता था। अपने पिछले जीवन में मेइशू वांग यू के तरीकों के माध्यम से नहीं देख सकते थे और खंडन करने के लिए कोई भी शब्द नहीं पा सकते थे। उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से अंदर चली गई। मेइशू अभी भी इस जीवन में नाराज नहीं थे। उसने शांति से जवाब दिया, मेइम्यू, वह मेरा कमरा है। मैं 12 साल तक वहां रहा, आपकी तुलना में कुछ और साल। आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि जब आप एक बच्चे थे तब से आप वहां रह रहे हैं, क्या आप? उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि मेइम्यू फिर से भड़कने वाला था, लेकिन वांग यू, मेइशू चकले को रोक दिया गया। आंटी, मेरे शैक्षणिक परिणामों के साथ मैं सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाने के लिए आधे मिनट को बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे बारे में बहुत विचार कर रहे हैं। मुझे यह मत बताओ कि आपने मुझे अपने कमरे में रहने भी नहीं दिया है। वांग यू ने मेइशू की आज्ञाकारी उपस्थिति को देखा और उसके होठों के कोने थोड़ा कठोर हो गए। ये सोचकर कि जब तक उसने 1 और 3 महीने तक नाटक किया और मेइशू की माँ बायलिंग की विरासत प्राप्त करने में कामयाब रही तो वह इन बीस्टॉस का निपटान कर सकती थी क्योंकि वह प्रसन्न थी। उसने अपने गुस्से को दबा दिया। बेशक नहीं, आंटी अपने अच्छे के लिए सब कुछ करती है। चूंकि आप अपने खुद के कमरे में रहना चाहते हैं, निश्चित रूप से यह ठीक है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। मेइशू वांग यू को फिर से एक पुण्य कार्य पर नहीं देखना चाहते थे। वह चारों ओर घूम गई और बटलर और उसके पीछे खड़े अन्य नौकरों को निर्देश दिया, क्या तुमने उसे सुना? जल्दी करो और ऊपर जाओ। मेरे कमरे को खाली करने के लिए मैं कार की सवारी से थक गया हूँ। मुझे अभी भी आराम करना है। उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य ने मेइम्यू को गुस्से में अपने पैरों को स्टंप कर दिया। वांग यू केवल अपने गुस्से को दबा सकता था और नौकरों से मेइम्यू की चीजों को दूसरी मंजिल पर एक अतिथि कक्ष में ले जाने के लिए कह सकता था। बधाई मास्टर, मिशन को पूरी तरह से पूरा करने के लिए जोड़ 10 अंक। आपको एक नौसिखिया उपहार बैग इनाम मिला है। वांग यू और उसकी बेटी को पीड़ित देखकर मेइशू विशेष रूप से अच्छे मूड में थे। बड़े उपहार बैग के आश्चर्य के साथ मिलकर मेइशू ने अपने दिमाग से पूछा, क्या है? लिटिल आर्ट ने खुशी से जवाब दिया, एक यादृच्छिक अंधा बॉक्स को सक्रिय करना, अंक विनिमय मॉड्यूल को सक्रिय करना और हरक्यूलिस कौशल को रोशन करना। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... सक्रियण को भी एक इनाम माना जा सकता है, तो एकमात्र इनाम सिर्फ ताकत में वृद्धि है ना? मेइशू के सवाल को सुनने पर थोड़ा आर्ट को थोड़ा दोषी लगा। इसने इस तरह की भाषण कला का उपयोग मेजबान को बेहतर ढंग से प्रेरित करने के लिए किया। मास्टर, हमारा सिस्टम अधिक उन्नत है, इसलिए इसे सक्रिय करना अधिक कठिन है। मैं पहले एक बैठक के लिए जाऊंगा। मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। अध्याय 3। मेइशू अवाक थे। फिर उसने 2 लोगों की तरफ देखा और ऊपर की ओर चली गई। वांग यू ने सीढ़ियों के शीर्ष पर गायब होने वाले आकृति को देखा और डूब गया। यह उस खबर से बहुत दूर था जो उसे मिली थी। माँ, उसे देखो, तुम एक बड़े हो। वह वास्तव में अलविदा कहे बिना भी छोड़ दिया। मेइम्यू ने मेइशू की पीठ पर इशारा किया और इतना गुस्सा था कि वह केवल लंबे समय के बाद बोलती थी। वांग यू ने अपनी बेटी को देखा, जिसने मेइशू से मुलाकात उस पल को शांत कर दिया। उसने धीरे से आहें भरी। मैंने कल आपको क्या बताया? मैंने जो कहा उसे दोहराएं। मेइम्यू ने अनिच्छा से दोहराया और दोहराया, मेइशू के साथ अच्छे शब्दों में जाओ और उसे खुश कर दो ताकि वह मुझ पर भरोसा कर सके।
ये देखकर कि मेई म्यू ने वास्तव में अपने शब्दों को याद किया था, वांग यू को थोड़ा आराम महसूस हुआ। उसने मेई म्यू के कंधे को गले लगाया और धीरे से व्याख्यान दिया, माँ के शब्दों को अच्छी तरह से याद रखें। आप निश्चित रूप से गलत नहीं होंगे। थोड़ी सी अधीरता बड़ी योजनाओं को खराब कर देगी। उस BTCH बायलिंग ने मेई कॉर्पोरेशन के 51% शेयरों को इन 5-20 स्टॉक्स विशेष रूप से मेईशू को दिया। उसने 31% अकेला लिया, जबकि आपके पिता ने केवल 25% लिया। हमें उसका हिस्सा लेना होगा ताकि आपके पिता का कंपनी में पूर्णता हो। उद्धरण चिन्ह। मेईशू 5 साल से ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं और आपको एक समृद्ध सोशलाइट के मानकों के अनुसार 17 साल से उठाया गया है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह आपकी तुलना कर सकती है सबसे बड़े मेई फैन के अलावा, जिन्हें हमें अभी भी कुछ समय बिताने की आवश्यकता है। अन्य 3 पहले से ही एक अपंग राज्य में उठाए गए हैं। जब तक हमें मेईशू के शेयर मिलते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको एमईआई कॉर्पोरेशन का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसके लिए अपनी मां की सावधानीपूर्वक योजना को सुनकर मेई म्यू ने तुरंत महसूस किया कि मेई परिवार पहले से ही उसके हाथों में था। मेईशू की वजह से जो गुस्सा उठता था वह धीरे धीरे कम हो गया। ऊपर मेईशू अपनी बाहों के साथ दरवाजे के खिलाफ झुक रहा था। उसने देखा कि नौकर जल्दी से कमरे को खाली कर दिया और अंदर चला गया। झाओ यान ने अपना सामान धकेल दिया और उसके पीछे निकले। मेईशू ने मुड़कर सूटकेस लिया। वह झाओ यान पर मुस्कुराए और कहा, अंकल झाओ, यह आप पर कठिन है। मैं बाकी काम कर सकता हूँ, आगे बढ़ो। मेईशू के अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के बाद और सफलतापूर्वक अभी उनका बचाव किया, झाओ यान को मेईशू की एक नई समझ थी। उन्होंने कहा कि मेईशू ने इतनी कम उम्र में अपनी मां के निधन कैसे किया था। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने महसूस किया कि 3 युवा आकाओं के लिए अभी भी उम्मीद होनी चाहिए जो भटक गए थे। मेईशू के लिए उनके पास जो दया थी वह पहले अनजाने में सम्मान में बदल गई थी। झाओ यान के जाने के बाद थोड़ा आठ फिर से दिखाई दिए। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बधाई मास्टर। नेतृत्व जोड़ 1। प्रशंसा। मेईशू को लगा कि उसने कुछ भी नहीं किया है। उसने एक पल के लिए सोचा और इस मामले को उसके दिमाग के पीछे फेंक दिया। ये सोचकर कि वह अभी भी सिस्टम के विभिन्न एक्सचेंज और एप्लीकेशन पेजों से परिचित नहीं थी, मेईशू ने सिस्टम से सावधानी से पूछने का अवसर लिया। थोड़ा आठ धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मास्टर, कौशल को एक मिशन को पूरा करने के बाद यादृच्छिक रूप से ट्रिगर किया जाता है। सभी प्रकार के विशेषता मान और बिंदु मिशन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। 10 मिशनों को पूरा करने के बाद एक बार यादृच्छिक अंधा बॉक्स सक्रिय किया जा सकता है। बहुत उपयोगी चीजें प्राप्त करने का 50% मौका है। मेईशू ने उत्सुकता से पूछा, फिर शेष 50% क्या गिरेगा? बेकार कौशल। मेईशू अवाक थे। ये वास्तव में यादृच्छिक था। व्यक्ति और सिस्टम ने प्रश्न उत्तर मोड को जारी रखा। जल्द ही ये रात के खाने का समय था। नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और मेईशू को रात के खाने के लिए नीचे जाने के लिए कहा। जब मेईशू डाइनिंग रूम में गए तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका चौथा भाई मेई यान पहले ही स्कूल से घर लौट आया था। जब वांग यू ने मेईशू को देखा तो उसने जल्दी से बाहर बुलाया, आओ और खाओ। हालांकि आपके पिता आज व्यस्त हैं और आपके पास आपकी वापसी का जश्न मनाने का समय नहीं है, लेकिन हम इस मामले को हल्के में नहीं ले सकते। मुझे विशेष रूप से नानी ली को आपके सभी पसंदीदा व्यंजन बनाने के लिए मिला। उद्धरण चिन्ह। 4 लोग और 6 व्यंजन थे। जहां तक आंख देख सकती थी वे वास्तव में उसके सभी पसंदीदा व्यंजन थे। मेईशू को पता था कि वांग यू फिर से कुछ करने के लिए था। यह उसका पसंदीदा क्यों होना चाहिए? जब मेई यान ने वांग यू के शब्दों को सुना तो वह आक्रोश से पीछे हट गया। मेईशू ने मेई यान पर नजर डाली जो उसके बगल में देख रही थी। मेई यान मेईशू का सबसे छोटा भाई था। जब मेईशू को ग्रामीण इलाकों में भेजा गया तो वह केवल 4 साल का था। वह वांग यू और मेई म्यू द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था क्योंकि वह याद कर सकता था। उन्होंने दृढ़ता से माना कि यह मेईशू की अपनी मां को फोन कॉल था जो चला रही थी कि उसे विचलित कर दिया और कार दुर्घटना का कारण बना। इसलिए उन्होंने मेईशू को असहज बनाने के लिए वह सब कुछ किया और यहाँ तक कि वांग यू और उनकी बेटी को मेईशू से निपटने में मदद की। हालांकि कार दुर्घटना की सच्चाई तब थी कि बायलिंग का फोन उसके बैग में मूव मोड पर था, इसलिए मेईशू ने उसे ड्राइविंग के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। अपने पिछले जीवन में मेईशू ने यह भी सोचा कि उसने अपनी मां की मृत्यु का कारण बना है। ये केवल तब था जब वह लकवाग्रस्त हो गई थी और अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मेई म्यू ने उसे सच्चाई बताई। हालांकि उसके छोटे भाइयों ने सोचा कि उसने अपनी मां की मौत का कारण बना और उन्हें आग लगा दी। उसे देखने के लिए कोई भी अस्पताल नहीं गया था। इसके अलावा उसके पास हाथ में कोई सबूत नहीं था। उसके छोटे भाइयों के प्रतिरोध के साथ वह जानती थी कि उसके लिए उसे सिर्फ उसके शब्दों के साथ मनाने के लिए निस्संदेह असंभव था। अध्याय 4। मेईशू ने मेई यान को देखा जो हर चीज पर उसके खिलाफ जा रहा था और उसने उसे सीधा करने के लिए अपना मन बना लिया ताकि वह अपने हाथों को नहीं खोए। जब वांग यू ने देखा कि मेई यान का शरारती स्वभाव भड़कने लगा था तो उसकी मुस्कान गहरी हो गई।
उसने धीरे से कहा, बहन आज ही लौटी, हमें उसका बेहतर व्यवहार करना होगा। आखिरकार उसने जो भी गलत किया उसके लिए उसने कीमत चुकाई है। जैसा कि अपेक्षित था, मेईयान ने बाइलिंग की मौत के कारण को याद किया और मेईशू को अपनी बड़ी गोल आंखों से देखा। मेईशू बेहोश मुस्कुराया और मेईयान के पास बैठ गया। ये देखकर मेईयान ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और मेईशू को हराना चाहते थे। आप बिखरे हुए हैं, आपको मेरे बगल में बैठने की अनुमति नहीं है। मेईशू ने अपना हाथ उठाया और धीरे से मेईयान की मुट्ठी को जकड़ लिया, जिससे वह स्थानांतरित करने में असमर्थ हो गया। ये देखकर मेईयान ने अपना दूसरा हाथ उठाया और आसानी से मेईशू द्वारा फिर से वश में हो गया। ये देखते हुए कि वह परेशानी का कारण बनने के लिए एक बछड़े की तरह था, उसने शांति से कहा, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं रात के खाने के बाद अंत तक आपके साथ जाऊंगा। मेईशू ने डाइनिंग टेबल पर नजर डाली। हरक्यूलिस का कौशल कितना शक्तिशाली है। थोड़ा आर्क ने गर्व से जवाब दिया, आप आसानी से 1000 किलोग्राम का वजन उठा सकते हैं और यहाँ तक कि अपने नंगे हाथों से लकड़ी को कुचल सकते हैं। इसका जवाब सुनकर मेईशू संतुष्टि में मुस्कुराया। उसने अपने दाहिने हाथ से डाइनिंग टेबल पर स्टेनलेस स्टील के चम्मच को उठाया और उसे क्षैतिज रूप से उसके सामने रखा। उसने मेईयान को देखा और चम्मच के दूसरे छोर पर अपनी बाईं हथेली रखी। उसने एक छोटा बल उतारा और पलक झपकते ही चम्मच को एक साथ मुड़ा हुआ था। जब मेईयान ने ये देखा तो वह इतना आश्चर्यचकित था कि उसने अपना मुंह थोड़ा खोला। हालांकि जब वह अपने होश में वापस आया तो मेईयान ने अभी भी असंतोष में धीरे से छींटाकशी की, लेकिन अब उसे उकसाया नहीं। उसने चुपचाप अपने चॉपस्टिक को उठाया और खाने के लिए तैयार किया। मेईशू ने वांग यू को फिर से देखा और धीरे से कहा, किसी को अभी भी सच को वापस पता होना चाहिए। जो कोई भी इसे फिर से लाने की हिम्मत करता है वह इस चम्मच की तरह समाप्त हो जाएगा। वांग यू और मेईम्यू भी मेईशू के कार्यों से आश्चर्यचकित थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में कैसे सोचते हैं, वे केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि मेईशू ने ग्रामीण इलाकों में पुराने वान के दबाव में खेत के काम करने से अपनी ताकत विकसित की। वांग यू का ध्यान मेईशू के शब्दों पर अधिक केंद्रित था। इसके बाद मेईशू केवल 12 साल का था। लंबे समय तक जब उसने मेई परिवार में शादी की तो उसने मेईशू को ग्रामीण इलाकों में भेजा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वांग यू ने इसके बारे में कैसे सोचा था, उसने नहीं सोचा था कि मेईशू को कुछ भी पता होगा। आखिरकार उसने एक पेशेवर को उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए काम पर रखा था। यहाँ तक कि पुलिस ने सोचा कि यह एक दुर्घटना है। मेईशू को देखते हुए, जिन्होंने पहले ही अपना सिर नीचे कर दिया था और खाना शुरू कर दिया था, वांग यू ने थोड़ा शांत किया। यदि यह 17 वर्षीय बच्चा वास्तव में कुछ जानता था तो वह निश्चित रूप से उसका सामना करते समय इतना शांत नहीं होगा। मेईयान ने अपना भोजन समाप्त करने के बाद वह अलविदा कहे बिना कार्टून देखने के लिए लिविंग रूम में भाग गया। मेईशू ने फिर से मेईयान को देखा, जो कि वांग यू द्वारा जानबूझकर लाड़ प्यार किया गया था, जो असभ्य और विलफुल होने के बिंदु पर था। भोजन के आधे घंटे बाद मेईयान का ध्यान अभी भी टेलीविजन पर था। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, इन दिनों होमवर्क कौन करता है? मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है। मेईशू ने पूरी तरह से कहा, कोई होमवर्क नहीं? फिर मैं आपको कल स्कूल भेजूंगा और पूछूंगा कि क्या हर कोई ऐसा नहीं करता है। मेईयान ने हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह की थी। अगर मेईशू इस वजह से स्कूल गया तो वह अपने सहपाठियों का सामना कैसे कर सकता है? मेईयान ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया और कूद गया। उन्होंने मेईशू की ओर इशारा किया और गर्जना की, आपको जाने की अनुमति नहीं है। आप बदबूदार महिला हैं, आप बहुत शातिर हैं। क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? मेईम्यू ने रात के खाने के बाद फलों को खाया और, मेईशू, क्या आप बहुत उदासीन नहीं हैं? यदि आप मेईयान के स्कूल में जाते हैं तो क्या आप उसे शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं? क्या यह है कि आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उद्धरण चिन्ह। वांग यू मुस्कुराया और मेईशू से कहा, मेईयान अभी भी एक बच्चा है। उसे नियंत्रित करने के लिए पाठ्यपुस्तकों का उपयोग न करें। वह जो चाहे अब खेल सकता है। जब वह बड़ा होता है तो वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि उसे अध्ययन करना है। मेईशू, अपने कमरे में वापस जाएं और अध्ययन करें। किसी ने उसके लिए बोलने के साथ मेईयान को लगा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सही है, बच्चों को खुश सीखने पर ध्यान देना चाहिए, क्या आप समझते हैं? मेईशू ने वांग यू और मेईम्यू को नजरअंदाज कर दिया और मेईयान को लगातार देखा। हैप्पी लर्निंग, आपने पहले शब्द में अच्छा किया, लेकिन मुझे डर है कि आपने अंतिम शब्द के बारे में कुछ नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। मेईयान थोड़ा शर्मिंदा दिखे और अस्वाभाविक रूप से कहा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। वांग यू और मेईम्यू ने एक ही धुन गाना जारी रखा और मेईशू को रोकना चाहते थे। मेईशू ने उसके पो को दबाया और एक खुर की आवाज बनाई। उसके छोटे से हाथ ने कॉफी टेबल के कोने को पकड़ लिया और बल को कोने में लकड़ी के ढहते हुए बल दिया। मैं आपकी जैविक बहन हूँ और आप कहते हैं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब उपस्थित कुछ लोगों ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने अपनी लार निगल ली। मेईशू उसके दिल में चिल्लाया,
उसने सोचा था कि थोड़ा आठ अतिशयोक्ति कर रहे थे और यहाँ तक कि यह भी सोचा था कि जब तक वह लकड़ी को तोड़ सकती है तब तक ये पर्याप्त होगा। हालांकि मेइशू की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। उसने लापरवाही से शेष लकड़ी की छीलन को अपने हाथों पर थपथपाया और लापरवाही से कहा, ऊपर जाओ, मैं देखूंगा कि आप अपना होमवर्क करते हैं। अध्याय 5। मेइयान ने चेहरे की परवाह की, लेकिन वह भी स्मार्ट था और जानता था कि बदलती परिस्थितियों के अनुकूल कैसे है। हालांकि वह दुखी था, वह तुरंत खड़ा हो गया और ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। मेइशू ने वांग यू की ओर देखा और लापरवाही से कहा, आंटी वांग, आपने कहा कि मेइम्यू आज भी एक बच्चा है, इसलिए वह पाठ्यपुस्तकों से भी सीमित नहीं हो सकती है। मैं बाद में उसके कमरे में जाऊंगा और अपने स्कूल बैग को अपने पास ले जाऊंगा अगर वह बहुत देर से अध्ययन करती है। यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं कल सुबह उसका स्कूल बैग वापस कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मेइम्यू ने खुद को एक मॉडल छात्र के रूप में चित्रित किया। वह अपना होमवर्क कैसे नहीं कर सकती थी। उसका मूल रूप से आराम से शरीर तुरंत सीधे बैठ गया। नहीं, मुझे कल सुबह अपने टेस्ट पेपर में सौंपना होगा। आप मेरे स्कूल बैग नहीं ले सकते। जब वांग यू ने सुना कि मेइशू ने उसे ब्लॉक करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल किया तो वह गुस्से में थी। हालांकि वह मेइशू को मेइम्यू के अध्ययन में देरी नहीं कर सकती थी। एक साथ आधा दिन बिताने के बाद वांग यू ये बता सकते थे कि मेइशू से निपटना आसान नहीं था। वह केवल एक कड़ी मुस्कान के लिए मजबूर कर सकती थी। मेइशू, आंटी ने आज इसे उचित रूप से नहीं कहा। मेइम्यू एक वयस्क बनने वाली है। स्वाभाविक रूप से उसे समझदार होना होगा और पढ़ाई शुरू करना होगा। अपने स्कूल बैग को मत लो। मेइशू ने मुश्किल से सिर हिलाया। ओह मेइयान, क्या तुमने देखा है? आंटी वांग आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। वह अपनी जैविक बेटी को बड़े होने और अध्ययन करने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन आपके लिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अध्ययन करते हैं या नहीं जब तक आप खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द बहुत व्यंग्यात्मक थे, लेकिन मेइशू के स्वर ने इसे बिल्कुल नहीं दिखाया। उसने ये भी कहा कि यह बहुत ईमानदारी से है। वांग यू यह नहीं बता सकता था कि क्या मेइशू उसका मजाक उड़ा रहा था या अगर उसे वास्तव में लगा कि वह अच्छी है। मेइयान शरारती था और अध्ययन करना पसंद नहीं करता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी मां की मृत्यु के लिए मेइशू को दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली मां और सौतेली बहन की तरह नहीं किया। ये कहा गया था कि बच्चे भावनाओं के प्रति बहुत संवेदनशील थे। चाहे कोई उनके प्रति ईमानदार था या नहीं, वे अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर सटीक रूप से न्याय कर सकते थे। मेइयान ने सिर्फ यह महसूस किया कि वांग यू और मेइम्यू अपने सभी अनुरोधों को पूरा करेंगे और उसके लिए बोलेंगे जब उसके पिता ने उसे पीटा, इसलिए वह उनके लिए अच्छे होने का मन नहीं करता था, लेकिन केवल थोड़ा। मेइशू को उम्मीद नहीं थी कि मेइयान इस बार वांग यू की चाल के माध्यम से देखने में सक्षम होंगे। जब तक वह अपने दिल में संदेह का एक बीज छोड़े, वह समय समय पर इसे पानी दे सकती है। मेइशू आज्ञाकारी रूप से मुस्कुराया। आंटी वांग, मेइम्यू, हम पहले ऊपर जाएंगे। वांग यू की प्रतिक्रिया के लिए इंतजार किए बिना उसने मेइयान को तीसरी मंजिल पर ले जाया। ये पहली बार था जब मेइशू ने इस जीवन को मेइ परिवार में लौटने के बाद अपने चौथे भाई के कमरे में प्रवेश किया था। मेइशू ने चारों ओर देखा। मेइशू को इधर उधर भटकते हुए देखकर मेइयान ने अपना गला साफ कर दिया और अजीब तरह से पूछा, क्या वे शब्द जो आपने अभी अभी जानबूझकर मेरे द्वारा सुनाए जाने के लिए कहा था? मेइशू चारों ओर घूम गया। आप बहुत बेवकूफ नहीं हैं। मेइयान ने सूंघा। वे अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन आप मुझे अपने साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश नहीं करते हैं। मेइशू को वांग यू और उनकी बेटी के मेइयान के मूल्यांकन से थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अचानक महसूस हुआ कि वह हो सकती है जो अपने पिछले जीवन में लोगों को सबसे ज्यादा नहीं पढ़ सकती थी। आज से पहले उसने अभी भी उन्हें प्रसन्न करने और मेइ परिवार में एकीकृत करने का सपना देखा था। उस छोर के लिए उसने अपनी सबसे बड़ी सौदेबाजी चिप भी बलिदान कर दी थी। जब वह अपने होश में वापस आए तो मेइशू ने अपना हाथ उठाया और राहत में मेइयान के सिर को थपथपाया। मेइयान शर्मा गए और चले गए। अरे, मेरे केश को गड़बड़ मत करो। मेइशू चकित, आप अभी भी एक बच्चे हैं। आपके पास क्या हेयर स्टाइल है? अपने होमवर्क को बाहर निकालें। मेइयान ने कक्षा में केवल कुछ मिनटों के लिए सुना था। वह आज के होमवर्क के बारे में कैसे जान सकता है? हालांकि जब उन्होंने मेइशू की असाधारण ताकत के बारे में सोचा तो उन्होंने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आंखें घुमाए और उस पर जोर दिया जो उसने पहले कहा था, मेरे पास वास्तव में आज कोई होमवर्क नहीं है। मेइशू ने अपनी पलकों को उठाया। मुझे वास्तव में कल अपने स्कूल जाने के लिए मजबूर न करें। मेइयान चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वह केवल ये कह सकता था कि उसे नहीं पता था कि आज का होमवर्क क्या था। कबूल करने के बाद वह कुछ मीटर की दूरी पर कूद गया। डर है कि उसे पीटा जाएगा। मेइशू हंसना चाहती थी जब उसने देखा कि मेइयान को उसकी जादुई ताकत से आघातित किया गया था, लेकिन उसने इसे पकड़ लिया। अब उसे मेहनत का अध्ययन करने के लिए मेइयान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अपनी गरिमा बनाए रखनी पड़ी।
मेइशू मेइयान की पाठ्य पुस्तकों और व्यायाम पुस्तकों के माध्यम से फ्लिप किया। वे इतने साफ थे कि मेइशू ने आश्चर्यचकित किया कि क्या इन पुस्तकों का उद्देश्य हर दिन उनके द्वारा और स्कूल से ले जाया जाना था। उसने मेइयान को देखा, जो बहुत दूर खड़ी थी, और शांति से कहा, आओ, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मेइयान ने मेइशू को संदिग्ध रूप से देखा और अपने पैरों को स्थानांतरित नहीं किया। मेइशू केवल उसे डरा सकते थे। यदि आप 3 की गिनती होने पर नहीं आते हैं तो मैं आपको मारूंगा। 1, 2। यदि वह खत्म हो गया तो उसे पीट नहीं दिया गया हो, लेकिन अगर वह नहीं करता तो वह निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। मेइयान ने जल्दी से एक निर्णय लिया और मेइशू को 3 तक गिना जाने से पहले डेस्क पर भाग गया। हालांकि वह अभी भी अपनी गर्दन को कठोर कर रहा था, अवहेलना के साथ। मास्टर, एक नई खोज है। कृपया अपने भाई को आज के होमवर्क को पूरा करने में मदद करें। याद रखें, यह आज का होमवर्क है। अध्याय 6। मेइशू को तब महसूस हुआ जब उसने लिटिल आर्ट के नए मिशन को सुना। उसने अपने माथे को रगड़ दिया और उसे मेइयान की मेज पर फोन सौंप दिया। अपने शिक्षक या सहपाठियों को कॉल करें और उनसे आज के होमवर्क के बारे में पूछें। मेइयान लंबे समय तक झिझकते और घबरा गए। अंत में मेइशू के खतरे के तहत उनके पास आज होमवर्क के बारे में पूछने के लिए अपनी कक्षा के शैक्षणिक प्रतिनिधि को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेइशू के ग्रेड में नंबर 1 थी क्योंकि वह छोटी थी। बाइलिंग के निधन के बाद उसके प्लमेटिंग ग्रेड आए क्योंकि वह वांग यू और ओल्ड वांग द्वारा लगातार ब्रेन वॉश किया गया था। उसने हमेशा सोचा था कि वह अपनी मां की मृत्यु के लिए दोषी है। यही कारण है कि वह बाद में अध्ययन करने के मूड में नहीं थी। जब वह हाई स्कूल में कड़ी मेहनत करना चाहती थी तो उसे एहसास हुआ कि वह बहुत पीछे हो गई थी और दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने बस हार मान ली। इसलिए मेइशू अभी भी प्राथमिक विद्यालय के होमवर्क में मेइयान को ट्यूशन करने में बहुत आश्वस्त था। सभी 3 विषयों चीनी, गणित और अंग्रेजी के लिए होमवर्क सौंपा गया था। मेइयान ने शाम 7 से 11 बजे तक उन पर काम किया। ऐसा नहीं था कि होमवर्क बहुत मुश्किल था या बहुत अधिक होमवर्क था। ये पूरी तरह से था क्योंकि मेइयान के ग्रेड बहुत खराब थे। 4 घंटे के बाद मेइशू को लगा कि उसे उच्च रक्तचाप होने वाला है। वह चाहती थी कि वह कलम को छीन सकती है और उसे खुद लिख सकती है। ये दृश्य उसके भाई को शुरुआत में बाद में अराजकता में बदल दिया। अंत में उसे मेइयान के आत्मविश्वास को ध्यान में रखना पड़ा और सीखने के लिए उसके उत्साह का पोषण करना पड़ा, इसलिए उसे खुश करना पड़ा और उसे प्रोत्साहित करना पड़ा। ये देखकर कि मेइयान ने आखिरकार अपना होमवर्क पूरा कर लिया, मेइशू ने आखिरकार राहत की सांस ली। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई मास्टर। जोड़ 10 अंक, सीखने के अंक जोड़ 1। शिक्षा को स्कूल और माता पिता के बीच सहयोग की आवश्यकता है। माता पिता को अपने बच्चों की सीखने की प्रगति को समझने के लिए शिक्षक को आवश्यक था कि छात्रों के होमवर्क को माता पिता द्वारा जांचा जाए और फिर माता पिता के नाम और तारीख के साथ पढ़े के साथ चिन्हित किया जाए। मेइशू कमरे से बाहर जाने के बाद मेइयान ने व्यायाम पुस्तक पर हस्ताक्षरित नाम को देखा और उनके दिल में एक अजीब भावना बढ़ी। अपने परिवार के पक्ष को जीतने के लिए बधाई मास्टर। आत्मीयता जोड़ 1। लिटिल आर्ट की घोषणा को सुनकर मेइशू थोड़ा आश्चर्यचकित था। जब वह अभी बाहर गई तो छोटा बच्चा स्पष्ट रूप से दुखी दिख रहा था। मेइशू पहले से ही उससे भी अधिक नफरत करने के लिए तैयार था। उसे इस तरह के अप्रत्याशित आश्चर्य प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी। ये वो हो सकता है जिसे वे एक बात कह रहे हैं लेकिन एक और अर्थ है कहते हैं। मेइशू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वास्तव में मेइयान ने शुरुआत से ही पढ़ाई को नापसंद नहीं किया। जब उन्होंने पहली बार पहली कक्षा में प्रवेश किया तो उन्होंने कुछ हफ्तों तक लगन से अध्ययन किया और समय पर अपना होमवर्क पूरा किया। हालांकि उसके पिता मेइयू या तो एक व्यावसायिक यात्रा पर थे या अपने होमवर्क की जांच करने के लिए बहुत देर से घर लौट आए थे। वांग यू ने भी हमेशा कहा कि वह व्यस्त थी, इसलिए मेइयान के पास अपने माता पिता के हस्ताक्षर नहीं थे हर बार जब वह अपने होमवर्क में सौंपते थे। बाद में जब उनके सहपाठियों को पता चला तो उन्होंने मेइयान का मजाक उड़ाया जिसमें कोई माता पिता नहीं थे। हर बार ऐसा हुआ, वह पढ़ाई के लिए और भी अधिक प्रतिरोधी होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने हार मानने लगी। उसी समय वह अपनी स्मृति में कोमल बाइलिंग को और भी अधिक याद किया। नतीजतन वह मेइशू से नफरत करता था जिसने अपनी मां की मृत्यु का कारण बना, और भी अधिक। मेइशू ने स्नान करने के बाद, ये पहले से ही 12 बजे से पहले था। पुनर्जन्म होने के बाद वह असाधारण रूप से उत्साहित थी और बिल्कुल भी नींद नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने अगले मिशन के बारे में बहुत कम आठ पूछने की पहल की। यह एक मेजबान की पहली बार मुलाकात थी जो इतना उत्साही था। ऐसा लगा कि यह सेवानिवृत्ति के करीब एक कदम था। इसने अपनी गैर मौजूद भौहों को खुशी से उठाया। तब मैं आपको कल का मिशन अग्रिम में दूंगा। कृपया एक बदला लेने की योजना डिजाइन करें। इसे 2 घंटे में पूरा करें। समय अब शुरू होता है। मेइशू, क्या नरक! वो खुद के लिए एक छेद खोद रही है। क्या आप गंभीर रूप से बीमार हैं? हर कोई रात में सो रहा है।
मैं बदला कैसे ले सकता हूँ? मिशन अनुचित है। मैं दृढ़ता से अनुरोध करता हूँ कि यह 24 घंटे में देरी हो जाए। थोड़ा 8 अभी इतना उत्साहित था कि उसने मिशन की समय सीमा को नोटिस नहीं किया था और इसे स्वीकार करने की जल्दी में थी। यह मेइशू के अनुरोध के सामने थोड़ा दोषी लगा। मास्टर, मैं मिशन की समय सीमा को नहीं बदल सकता। ये मुख्यालय के बैकएंड सिस्टम द्वारा तय किया जाता है। मेइशू ने अपनी आंखें घुमाई। मैं इसे रद्द करना चाहता हूँ। रद्दीकरण को मिशन की विफलता माना जाएगा। 20 अंक काट दिए जाएंगे। मास्टर, यदि आप इसे पूरा करते हैं तो आपको जोड़ 3 अंक मिलेंगे। कड़ी मेहनत करें, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। लिटिल आर्ट की जानबूझकर क्यूटनेस के सामने मेइशू की मुट्ठी अभी भी इतनी कसकर बंद हो गई थी कि उन्होंने क्रैकिंग आवाजें बनाई। उसने आज केवल कुल 20 अंक बनाए थे। ये कटौती आज कुछ भी नहीं के लिए उसके काम के बराबर थी। ये निश्चित रूप से नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद मेइशू ने मेइम्यू को निशाना बनाया। अपने पिछले जीवन में मरने से पहले उसके लंबे बाल दूसरी पार्टी द्वारा काट दिए गए थे। उस मामले में इस जीवन में इस भावना का आनंद लेने के लिए उसकी बारी होनी चाहिए। मेइशू ने पहली बार अंक एक्सचेंज सिस्टम की जांच की, ये देखने के लिए कि क्या वह कुछ भी उपयोग कर सकती है। सिस्टम इंटरफेस पर केवल पहले 5 स्लॉट प्रदर्शित किए गए थे। अन्य दर्जनों सभी भूरे थे और वह किसी भी सामान को नहीं देख सकती थी जिसे अंदर आदान प्रदान किया जा सकता था। मेइशू ने इसके बारे में सोचा और अनुमान लगाया कि नए सामानों को सक्रिय करना बदला लेने की पूर्ण डिग्री से संबंधित हो सकता है, इसलिए उसने अपना ध्यान भुनाए योग्य भाग पर लौटा दिया। अध्याय 7। पिछले 5 मिनट की अदृश्यता, टेलीकिनेसिस, सुखदायक प्रभाव, दीवार में प्रवेश और कोमा पानी के साथ लॉलीपॉप थे जो लोगों को 2 घंटे तक सोते थे। उनमें से उच्चतम विनिमय बिंदुओं वाले लोग दीवार में प्रवेश और अदृश्यता मंत्र थे, जिनके लिए 20 अंक की आवश्यकता थी। केवल परिधि और विला के प्रवेश द्वार की निगरानी की गई थी, इसलिए फोटो खिंचवाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल कमरे में प्रवेश करने की समस्या को हल करने की आवश्यकता थी। मेइशू ने अपने दांतों को पीस दिया और दीवार में प्रवेश के लिए 20 अंक का आदान प्रदान किया। जब उसने इसे फिर से देखा तो दीवार में प्रवेश के लिए आवश्यक अंक 30 अंक बन गए थे। मेइशू हैरान था, आवश्यक अंक क्यों बढ़े? लिटिल आर्ट ने गर्व से कहा, हम एक अत्यधिक नैतिक प्रणाली हैं। इन हानिकारक उत्पादों के प्रत्येक मोचन के लिए अगले मोचन के लिए 10 और अंक की आवश्यकता होगी। ईस के नीचे सिर झुकाओ, मैं इसे सहन करूंगा। मेइशू जल्दी से एक योजना के साथ आए जब उन्होंने मेई फैंग के चालक दल कट हेयर स्टाइल के बारे में सोचा, जो दशकों तक समान रहा। मुझे ये जांचने में मदद करे कि क्या मेई म्यू सो रहा है। फिर पुष्टि करे कि क्या मेई फैंग के कमरे में बाथरूम में क्लिपर्स हैं। मेजबान पर केंद्रित 100 मीटर की त्रिज्या के भीतर और सिस्टम के गोपनीयता नियमों का उल्लंघन किए बिना बहुत कम आर्ट मेइशू को सभी सहायक जानकारी के साथ प्रदान कर सकते हैं। चिंता मत करो, वह पहले से ही खर्राटे ले रहा है। मेई फैंग के कमरे में वास्तव में क्लिपर्स हैं। मेइशू ने मेई फैंग के कमरे में देखा। सौभाग्य से ये बंद नहीं था। वॉलपैड का उपयोग केवल 1 राउंड प्रति एक्सचेंज के लिए किया जा सकता है और उसके पास इसे फिर से खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं है। क्लिपर्स प्राप्त करने के बाद मेइशू जल्दी से नीचे चला गया। वह दीवार से गुजरी और मेई म्यू के बेडरूम में प्रवेश किया। मेई म्यू का खर्राट बहुत नियमित था। ये स्पष्ट था कि वह अच्छी तरह से सो रही थी। हालांकि बस मामले में शू ने मेई म्यू को बेहोश कर दिया और फिर उसके सिर को गंजा कर लिया। जब वह छोड़ने वाली थी तो मेइशू को 20 अंक बर्बाद नहीं करने का विचार था। उसने 2 घुमावदार विलो पत्ती जैसी भौहों को देखा कि मेई म्यू को बहुत गर्व था और उन्हें मुंडा था। उसकी आंख के कोने से मेइशू ने मेई म्यू के डेस्क पर कैंची की एक छोटी जोड़ी देखी, इसलिए उसने सभी मेई म्यू की पलकों को भी काट दिया। ये देखकर कि मेई म्यू बाल रहित था, मेइशू ने उसके मुंह को ढक लिया और लंबे समय तक हंसते रहे। फिर उसने ध्यान से कैंची और क्लिपर्स पर उंगलियों के निशान को मिटा दिया और उन्हें अपने मूल स्थानों पर वापस रख दिया। फिर चुपचाप एक कम प्रोफाइल रखते हुए बेडरूम में वापस आ गया। मिशन को पूरा करने के लिए बधाई मास्टर। जोड़ 30 अंक। गुड न्यूज जेल द्वारा रिपोर्ट की गई। मेइशू सो गया और एक सपना रहित रात थी। सुबह 6:30 बजे अलार्म घड़ी बजा। मेइशू तुरंत उठ गया। धोने के बाद वह कमरे से बाहर चली गई और मेई यान में टकरा गई, जो जम्हा ले रही थी। वह अच्छे मूड में थी। सुबह छोटे भाई। मेई यान एक पल के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि वह सहज रूप से जवाब देता। सुबह। मेई यान स्कूल में विलंबता के एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उनके अभिभावक ने परवाह नहीं की। शिक्षक केवल अपने व्यवहार के लिए एक आंख बंद कर सकता है क्योंकि वह कक्षा में दूसरों को परेशान नहीं करता है। इसलिए आज जल्दी उठने के लिए मेई यान की शैली नहीं थी। हालांकि वह स्वीकार नहीं करेगा कि वह जल्दी उठ गया क्योंकि वह प्रथम श्रेणी को याद नहीं करना चाहता था। अन्यथा उसे होमवर्क के ढेर का सामना करना होगा जो उसे नहीं पता था कि रात में कैसे करना है, जिससे मेइशू के साथ एक बड़ी लड़ाई होगी। मेइशू ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था।
वह मेई यान को समय पर स्कूल जाते हुए देखने के लिए बहुत आभारी थी। उसने एक धुन दी और नीचे चली गई। वे दोनों सिर्फ दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों तक पहुंच गए थे जब उन्होंने अचानक मेई म्यू के कमरे से एक चीख सुनी। इस तरह के समय में ये केवल लोगों को यह महसूस कराएगा कि कुछ गलत था अगर वे कुछ नजरें नहीं लेते हैं। मेई शू ने उत्सुक होने का नाटक किया और मेई यान को उसके साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। वांग यू, जो अभी भी सो रहे थे, ने मेई म्यू की आवाज को मान्यता दी। वह अपने सोते हुए बागे में मेई म्यू के कमरे में पहुंची और दरवाजा खटखटाया और पूछा कि मेई म्यू के साथ क्या हुआ था। हालांकि उसे जो एकमात्र प्रतिक्रिया मिली वह थी कमरे में निरंतर चीख और रोना। वांग यू एक गर्म पेन पर एक चींटी के रूप में चिंतित था, लेकिन दरवाजा बंद था। वांग यू केवल दरवाजा खोलने के लिए स्पेयर कुंजी प्राप्त करने के लिए केवल मास्टर बेडरूम में लौट सकते थे। मेई शू और मेई यान ने भी नौकर को कमरे में ले लिया। जल्द ही मेई म्यू की उपस्थिति सभी ने देखी। नौकर ने केवल अपना सिर कम करने की हिम्मत की और अपनी स्थिति के कारण अपनी हंसी को वापस पकड़ लिया। लेकिन मेई यान को परवाह नहीं थी। 9 साल का लड़का चंचलता की उम्र में सही था। हाँ, मैं आपको अब से बाल्डी म्यू कहूंगा। आपके पास भौहें भी नहीं हैं। बाल्डी का शीर्षक आपको अच्छी तरह से फिट बैठता है। मेई यान ने उन सभी गंदे उपनामों के बारे में सोचा जो मेई म्यू ने उन्हें दिया था। उसके लिए पलटवार करने का अवसर ढूंढना आसान नहीं था। जब मेई शू ने ये सुना तो वह हंसते हुए फूट गई। अपने पिछले जीवन में दूसरे दिन वह आई। मेई म्यू ने एक गांव की लड़की होने के लिए उसका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि उसे स्कूल में इस शब्द को फैलाने के लिए मिला कि वह एक अज्ञानी देश बम्पकिन थी। मेई म्यू ने मेई शू के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और वापस अपने होश में आ गए। उसने मेई शू की ओर इशारा किया और रोया, माँ, यह मेई शू होना चाहिए। उसके अलावा परिवार में और कौन मुझे इस तरह लक्षित करेगा। मेई शू की मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई क्योंकि वह ठंड से झपकी लेती है। क्या आपको लगता है कि आपको किसी को फ्रेम करने के लिए कानूनी जिम्मेदारी वहन नहीं करनी है? आपने कहा कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन सबूत कहाँ हैं? मैंने सिर्फ आपकी आवाज़ सुनी और यहाँ आया और आप मुझे इसके लिए दोषी ठहराना चाहते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप मुझे लक्षित नहीं कर रहे हैं? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।